स्टार्ट करवा देता हूँ प्रोग्रामिंग से। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो ये है कि मैं अपना सी कंपाइलर उड़ा दूंगा। और आप लोग कहोगे यार अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आप लोग को शुरू से बताऊंगा क्या कैसे किस तरह सब चीज़ों को सेटअप करना है। और मैंने अपना सी कंपाइलर बहुत ही डर्टी तरीके से उड़ाया है, लेकिन मेरा यहाँ पर आप लोगों को बताने का टारगेट ये रहेगा कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सी किस तरह आप लोग अपने सिस्टम में रन कर पाओ। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक मॉडर्न IDE कम सोर्स कोड एडिटर जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा गूगल में, और आप लोग देखो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट खुल गई है। मैं कहूँगा आप लोग ये इस्तेमाल करें। टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और उसका रीज़न मैं कभी और आपको बता दूंगा, लेकिन एक रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ उनमें से। देखो चलेंगे प्रोग्राम आपके बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर देखो ये डिसकंटिन्यूड सी प्लस प्लस कंपाइलर है, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। बॉर्डलैंड टर्बो सी भी डिसकंटिन्यू हो गया, तो इनसे आप लोग दूर रहें। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि डिसकंटिन्यू हो चुका है उससे आप लोग दूर रहें। हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। अब लोग यहाँ पर विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लेना, और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया। आप लोग यूजर इंस्टॉलर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही खोलोगे ये कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन गाइस क्या विजुअल स्टूडियो कोड इनफ है सी प्रोग्राम को रन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो गाइस होता क्या है कि जो सी का प्रोग्राम होता है उसको वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, वो एक टेक्स्ट है। जिस तरह आप लोग एक नोटपैड की फाइल बनाते हैं उसी तरह आप एक डॉट सी फाइल भी बना सकते हो। उसको रीड करता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है कि उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दे। अब कंपाइलर विंडोज़ के लिए है तो वो .exe में ट्रांसलेट करेगा, मैक के लिए है तो मैक के एग्जीक्यूटेबल में उसको ट्रांसलेट करेगा, और अगर लिनक्स के लिए है तो वो लिनक्स के एग्जीक्यूटेबल में उसको ट्रांसलेट करेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन फोल्डर में जाऊँगा, और कहीं पे भी यार एक नया फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, लर्न सी इन वन वीडियो। तो मैं यहाँ पर लर्न सी इन वन वीडियो डाल देता हूँ, और ये सारा का सारा कोड जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो मैं आप लोग को देता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है लिखने में, इसको रीनेम करके ठीक कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब इस फोल्डर को मैं खोलूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा, और गाइस ये फोल्डर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर मैंने लर्न सी इन वन वीडियो का फोल्डर खोला है। हम करेंगे इंस्टॉल अब कंपाइलर। कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा GNU का GCC कंपाइलर। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ GCC कंपाइलर फॉर विंडोज, अब बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कोड ब्लॉक्स, क्योंकि कोड ब्लॉक्स MinGW कंपाइलर के साथ आता है, वो भी यूज कर सकते हो। और आप लोग अगर सी प्रोग्रामिंग में सीरियसली कोडिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यार विजुअल स्टूडियो कोड जैसा लेटेस्ट सोर्स कोड एडिटर जिसमें डीबगर भी है, सारे फीचर्स हैं, और फ्यूचर में अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन भी लिखते हो ना उसके लिए भी ये परफेक्ट है। तो मैं कहूँगा ये आप लोग इस्तेमाल करें, और ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, फ्री है, ओपन सोर्स है। तो चलो यार अब क्या करेंगे, हम लोग कंपाइलर को डाउनलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, GCC कंपाइलर फॉर विंडोज लिख दिया, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, MinGW लिख दूंगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली MinGW कंपाइलर को इस्तेमाल करेंगे। इसकी वेबसाइट में आप लोग जैसे ही जाओगे, ये देखो इसकी वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। मैं यहाँ पर जाऊँगा डाउनलोड्स के अंदर, और जैसे ही मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊँगा इसमें यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो MinGW get setup.exe है इसको डाउनलोड कर लूँगा, और ये सेटअप जो है मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये मेरे कंप्यूटर में MinGW कंपाइलर को इंस्टॉल कर देगा। ऑल्टरनेटिवली आप लोग कोड ब्लॉक्स भी, मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक्स सर्च करता हूँ, कोड ब्लॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स आप इंस्टॉल करोगे तो वो भी कंपाइलर के साथ आता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसमें ऑलरेडी कंपाइलर है, झंझट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा यार विजुअल स्टूडियो कोड एक कमाल की आईडी है, उसको आप लोग इस्तेमाल करें। इसको मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप लोग डायरेक्टरी इसकी बाय डिफॉल्ट तो MinGW होती है सी के अंदर, मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इसी को। यहाँ पर बाकी जो डिफॉल्ट है इसका मैं सब कुछ ऐसे रखूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब ये कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड के हिसाब से। गैस यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि हम अलग से कंपाइलर डाउनलोड कर रहे हैं, अलग से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर रेडी तरीके से सी प्रोग्रामिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर बहुत ही सीरियस सी प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद करना क्या है, MinGW 32 बेस बिन, ये बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक कर देना है आप लोग को। और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन में जाकर मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ये कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा, और फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद ये उनको इंस्टॉल कर देगा। मेरा जो GCC कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसको जितना भी टाइम लग रहा है मैं कहूँगा आप इसको टाइम दें। जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस रिकमेंड करूंगा। उनमें से पहली एक्सटेंशन है मेरी C++ इंटेलिजेंस। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सटेंशन है, आप लोग इसको सर्च करें C++, यहाँ पर इस तरह लिख कर आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये C++ के लिए एक एक्सटेंशन है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। उसी के साथ साथ एक कोड रनर नाम की एक्सटेंशन है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लें, जन हैन के नाम से। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जिंदगी को काफ़ी आसान बना देती है, और हम लोग देखेंगे कैसे। सो यार मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक बार मैंने कोड रनर और C++ इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर ली। आप लोग इसको रीस्टार्ट कर लीजिए अपने एडिटर को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें काम नहीं करती जब तक आप एडिटर को रीइंस्टॉल ना करें। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक टर्मिनल खोलेंगे। पावर शेल पे आप लोग खोल सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी आप लोग खोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँगा GCC आप लिखिए यहाँ पर, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर GCC लिखेंगे यहाँ पर आना चाहिए फेटल एरर नो इनपुट फाइल्स, तो और कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, क्योंकि आपने इसको वो इनपुट फाइल नहीं दी। तो बढ़िया, हमारा जो कंपाइलर है वो सेटअप हो चुका है, इसको आप लोग बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर main.c नाम की एक फाइल बनाएंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ चीज़ों को वैसे वैसे आप टाइप कर दो, बिना कुछ
समझे कि क्या हो रहा है, क्योंकि समझाऊंगा मैं अभी आप लोगों को सब कुछ। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप कुछ इस तरह टाइप कर दो। मैं एक काम करता हूँ, उसको रिनेम करता हूँ, मैं इसको basic.c नाम से रिनेम कर देता हूँ और मैं आप लोग को एक प्रोग्राम दे दूंगा ताकि आप लोग उसको कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझना नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर सी प्रोग्राम रन करके अपना ये देख रहे हैं कि सब कुछ सेटअप हो चुका है कि नहीं। ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जाऊँगा अपनी सेटिंग्स के अंदर, मैं आप लोग को कुछ सेटिंग्स कन्फिगर करवाऊंगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दो तरह की सेटिंग्स होती है, एक तो होती है यूजर सेटिंग, एक होती है वर्क स्पेस सेटिंग। यूजर सेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया हुआ है उस पर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल लो, कोई भी फोल्डर खोल लो, वो सेटिंग्स लागू रहेंगी। और वर्क स्पेस सेटिंग मतलब होता है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए इन सेटिंग्स को लागू किया जाए। तो कुछ सेटिंग्स जो कि मैं यूज करता हूं आपको फटाक से बता देता हूं। एक तो मैं यहां पर यूज करता हूं, अब इसकी आप जेसन भी देख सकते हो, यहां पर आप क्लिक करोगे तो ये जेसन में खुल जाएगी। और अगर आप यूजर सेटिंग की जेसन खोलोगे तो वहां पर भी जेसन खुल जाएगी। तो वहां पर मैंने एक तो यूज किया हुआ है एडिटर डॉट फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो है मैंने चेंज कर सकता हूं मैं अपना माउस व्हील जूम की मदद से। तो आप एडिटर डॉट माउस व्हील जूम ट्रू करोगे तो आप कंट्रोल और स्क्रॉल करके माउस व्हील से अपनी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। ये मैंने थीम किया हुआ है अपना सेट, यहाँ पर आप लोग जो है माउस व्हील करके सर्च कर सकते हो और जैसे आप करोगे देखो उस तरह की सेटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो मुख्य सेटिंग मैं आप लोग को सेट करवाना चाहता हूँ वो है यहाँ पर कोड रन। तो कोड रन आप लिखोगे तो ये जो एक्सटेंशन हमने अभी इंस्टॉल किया ना कोड रनर, उसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे इस कोड रन के बटन को दबाएं तो आपका इंटरैक्टिव टर्मिनल में चले, वो अपने टर्मिनल में ना चलाए। इसका मतलब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या होता है, जो इसका अपना टर्मिनल होता है उसमें आप इनपुट नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनपुट दे पाएं, क्योंकि हमको प्रोग्राम में बहुत जगह इनपुट देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रन इन टर्मिनल लिखा हुआ है इसको आप चेक कर दें। फिर उसके बाद ये सेव फाइल बिफोर रन है, इसको आप चेक कर दें। फिर इसके बाद ये क्लियर प्रीवियस आउटपुट है, इसको भी आप लोग चेक कर दें। तो ये जो चीज़ें आप लोग चेक कर दें, इससे क्या होता है कि जैसे आप रन करोगे तो बाकी का गार्बेज जो है वो साफ हो जाएगा और आपको क्लीन जो आपकी इस फाइल का आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। तो ये सब करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, इसको कर देना है बंद। बाय डिफॉल्ट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है रनर का, तो अगर मैं यहाँ पर वापस से सेटिंग में जाऊँ और यहाँ पर सर्च में कोड रन लिखूँ तो यार ये जो basic.c का कोड मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया है, मैं कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आप लोग को भी बताया है। अब मैंने आप लोग को ये कोड दिया है, आप लोग राइट क्लिक अगर करेंगे और आप लोग रन कोड पे दबाएंगे, देखो मैंने F2 का शॉर्टकट बना रखा है रन कोड करने के लिए। तो वो आप लोग करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाकर यहाँ पर लिख दें रन कोड और उसके बाद ये जो कोड रनर है, कहीं और आपके F2 के शॉर्टकट है उनको चेंज कर लें और उसके बाद ये जो रन कोड है इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके F2 को दबा दें ऐसे और एंटर मार दें, आपका F2 शॉर्टकट सेट हो जाएगा। चलो ये सारी बातें मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, ये जो बटन दिख रहा है ना ऊपर आपको कोड रनर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद ये आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर आपका इंटरैक्टिव टर्मिनल में कोड चल गया। हम लोगों ने इंटरैक्टिव टर्मिनल में इसलिए चलाया कोड क्योंकि हमें इनपुट देना पड़ सकता है। आप लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में कितने भी टर्मिनल्स खोल सकते हो, यहाँ पर प्लस दबाकर एक दूसरा टर्मिनल खुल गया और यहाँ से टर्मिनल्स को स्विच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं विजुअल स्टूडियो कोड के वीडियो में बता दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग नीचे कमेंट कर दें ताकि वो विजुअल स्टूडियो कोड का जब भी वीडियो आए उसमें मैं आप लोग को नीचे जब आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई में आपको उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का और आप लोग को देख पाओगे, इसलिए नीचे कमेंट जरूर कर देना। सो गाइस जिस तरह आप लोगों ने देखा कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद उसको चला दिया। यही काम मुझे मैनुअली करना पड़ता, तब मैं लिखता GCC basic.c और जैसे ही मैं GCC basic.c लिखूंगा यहाँ पर मेरा एक .a.out नाम की फाइल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ./a.exe .a.out बनती है लिनक्स में, a.exe बनती है विंडोज़ में। मैं एंटर दबाऊंगा, ये देखो हेलो वर्ड ये चल गई। अभी जो a.exe है ये मेरी एग्जीक्यूटेबल है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, दे सकता हूँ यूजर्स को और वो इसको चला सकते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर GUI के साथ कैसे बनाएंगे ये बाद में हम बात करेंगे। अभी हम लोग को C लैंग्वेज को मास्टर करना है, क्योंकि एक बार हमको वो आ गया तो हम लोग GUIs भी बना लेंगे। उसके लिए काफी टूल किट्स अवेलेबल हैं, वो भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो यार इस प्रोग्राम को समझते हैं कि यार ये जो basic.c हम लोगों ने लिखा ये है क्या चीज। हमारी डायरेक्टरी में अभी है a.exe basic.c और basic.exe। basic.exe बनाया हमारे कोड रनर ने, a.exe बनाया हमने। अगर हम basic.exe बनाना चाहते तो हमें यहाँ पर देना पड़ता है GCC को एक -o और उसके बाद अगर मैं harry.exe भी करूंगा ना तो harry.exe बना देगा वो। तो ये क्या करता है basic.exe बनाता है। कोड रनर कैसे काम करता है आप उसको छोड़ो, बस आप लोग अभी इतना समझ लो कि आप ये दबाओगे तो आपका कोड चल जाएगा और इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए भी नहीं। अब प्रोग्राम को समझते हैं। जो #include stdio.h है ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। ये सिंपली हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि भाई कंपाइलर एक काम करो, जो भी stdio.h में लिखा हुआ है उसको लाकर इस फाइल में रख दो, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कंपाइलर कहेगा ठीक है, जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में stdio.h है उसकी जो कंटेंट है उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा। अब ये इंट मेन क्या है, इंट मेन एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है ये अभी हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि फंक्शन क्या करता है, कोड को आपकी एक जगह रख देता है और आपको अपने सोर्स कोड को टुकड़ों में ऑर्गेनाइज करके रखने में मदद करता है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है सी में, तो इसके अंदर जो भी होगा वो सबसे पहले रन होगा। यहाँ पर कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद printf भी एक फंक्शन है जो कि हमें प्रदान किया stdio.h ने। ये क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ देते हैं उसको प्रिंट कर देता है हमारी यहाँ पर कंसोल में। तो हमने कहा भाई हेलो वर्ड को प्रिंट कर दो और \n एक स्पेशल तरह का कैरेक्टर होता है जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो अगर मैं इस \n कैरेक्टर को हेलो के बीच में लगा दूं यहाँ पर हेलो और \n और वर्ड और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखो हेलो और वर्ड नई
नई लाइन में आ गए। तो ये जो बैकस्लैश होता है ये एक स्पेशल तरह का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है और ये हमारी मदद करता है न्यू लाइन को टाइप करने में। तो हमें अगर इसको हटा दूंगा और वापस से अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा, ये बेसिकली कंपाइल और रन दोनों करिए। ये एक्सटेंशन हमारी मदद करिए कंपाइल और रन दोनों एक साथ करने में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एक बटन दबा के कैसे हमें आउटपुट दिख रहा है। ये चीज़ें सिर्फ हमने कन्वीनियंस के लिए सेटअप की हैं ताकि हम अपना दिमाग, अपना ध्यान पूरा प्रोग्राम को लिखने में लगाएं, ना कि यहाँ पर जीसीसी बार टाइप करने में लगाएं। और उसका भी मैंने आप लोग को शॉर्टकट बनवा दिया, सिंपली F2 दबाओ और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आपको सिंपली F2 दबाना है, प्रोग्राम को सेव भी नहीं करना है, सिर्फ बैकस्लैश n लिखना है और F2 दबा देना, वो सेव भी खुद हो जाएगा क्योंकि मैंने आप लोग को सेटिंग्स में प्रोग्राम को सेव करना बता दिया है। अब ये लाइन तो आप लोग को समझ में आ गई। अब ये सेमीकोलन क्या है? हर सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट एक सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होता है। रिटर्न जीरो क्या है? रिटर्न जीरो इसकी रिटर्न वैल्यू है। कोई एक फंक्शन को जब हम फंक्शन को कॉल करके क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई जैसे मान लो एक हमारा सम नाम का फंक्शन है जो कि 2 नंबर को ऐड करता है, तो हम उसको 2 नंबर देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें रिटर्न में उनका सम दे। तो ये रिटर्न वैल्यू वही चीज़ बताती है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि ये मेन फंक्शन है, तो हम यहाँ पर इंट लगाकर रिटर्न जीरो लिख देते हैं। ये जो इंट है ये एक डेटा टाइप है, इसके बारे में मैं आप लोग को भी बताऊंगा। तो ये और ये नंबर मैच करने चाहिए, यानी कि इसका टाइप इंट होना चाहिए। तो अब क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया बेसिक प्रोग्राम सी का, अब हम लोग यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाएंगे और उसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगा main.c। मैं जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करता हूँ तो main.py, main.html, main.c बनाना पसंद करता हूँ। हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे #include और यहाँ पर जैसे ही देखो मैंने #include लिखा, एंटर किया, ये कंप्लीट हो गया। ये हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है अभी C++ इंटेलिजेंस, उसका कमाल है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा stdio और ये देखो stdio.h ने ऑटो कंप्लीट कर दिया और मैं टर्मिनल को भी बंद कर दूंगा, अभी मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं जैसे ही यहाँ पर int main लिखूंगा और यहाँ पर ऐसे करूंगा तो ये देखो मैंने जैसे ही अपना एक करली ब्रेस लगाया, उसने अपने आप वो मुझे अंदर ले गया और मैंने एंटर दबाया, मैं अपने आप अंदर आ गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न जीरो करके रेडी कर लूँगा। तो ये हमने क्या किया, अपनी बंदूक को लोड कर लिया, यानी हम एकदम रेडी हो गए। कोई भी प्रोग्राम लिखना पड़ा अब हमें, हम इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये काम कैसे करता है। देखो क्या होता है कि आप इसमें जो भी लिखोगे वो जाएगा आपके जीसीसी कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसको समझने की कोशिश करेगा। अगर आप लोगों ने कुछ भी गड़बड़ करी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो मैं इसको रन करूंगा इस तरह, तो मुझे एरर देगा क्योंकि कहेगा कि यार आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, कुछ गड़बड़ है। आप इसको देख लो, मैं आपके कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं आपके कोड की एक्सी नहीं बना सकता। अब मान लो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मैंने कहा सॉरी कंपाइलर लो सेमीकोलन। अब मैं अगर इसको रन करूँ अभी यहाँ पर, तो ये देखो ये रन हो गया, लेकिन मेरा कोड कुछ करता ही नहीं था, तो सिंपली उसने यहाँ पर जो है मुझे कुछ ना करके रन करके इसको दे दिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कमेंट्स के बारे में। हम जब अपना कोई भी कोड लिखते हैं तब हम लोग चाहेंगे कि हम एक्सप्लेन करें उस इंसान को जो कि कोड को पढ़ रहा है, और वो इंसान हम खुद भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आप अपना कुछ कोड लिखते हो और आपकी कोड में हो जाती है करीब 1200 लाइन्स। अब इसके बाद आप 6 महीने बाद वापस आते हो अपने कोड को देखने, तो आपको खुद याद नहीं रहेगा आपने क्या चीज़ क्यों की थी। इसलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स डायरेक्टली कंपाइलर इग्नोर करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपाइलर विल इग्नोर दिस, और इसके बाद अब मैं F2 दबाऊंगा यहाँ पर। तो आप लोग ये मत सोचना कि जादू हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इसने कुछ नहीं किया, जैसे पहले था प्रोग्राम अभी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी प्रोग्राम की फाइल में ये लाइन को ऐड कर दिया है। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ printf और उसके बाद यहाँ पर मैं हेलो लिख दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँ, तब होगा क्या, F2 दबाकर ये मुझे देखो यहाँ पर हेलो ये दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर गलती से दूसरी की भी दबा दी, F1 भी दबा दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर करके अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको F2 दबा के रन करता रहूँगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको यही कमेंट मल्टीपल लाइन्स पर लिखने पड़ते हैं, और हमारा जब कमेंट लंबा हो जाता है तब हम इस तरह का सिंगल लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स, और अगर हम लोग को मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा और ये मैं एंड करूंगा कुछ इस तरह। तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेगी वो होगी मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मैं लिखता हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और इसको भी कंपाइलर इग्नोर करेगा। आप लोग देखिए जो विजुअल स्टूडियो कोड आईडी है वो बड़ी चतुराई के साथ इसको मुझे इस तरह हाईलाइट करके दे रही है। और यार ये डार्क थीम यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा थीम है, तो आप लोग थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आइए और उसके बाद यहाँ कलर थीम में क्लिक करें और मोनोकाई सेलेक्ट कर लें और ये थीम आपका सेट हो जाएगा। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का बाय द वे अनदर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका आप लोग वेट कर लें। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेटा टाइप्स की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्राइमरीली हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर। इंट, फ्लोट और कैर। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल/ दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा इंट ए, और जैसे मैं इंट ए लिखूंगा ये एक इंट यानी कि इंटीजर बना देगा ए नाम का, और उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं अगर मान लो इंट ए = 7 यहाँ पर लिखूँ और इसको रन करूँ तो ये एक वैलिड सी प्रोग्राम है। अब अगर यहाँ पर मैं इस इंटीजर को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट b = 8.0 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कैर c = यहाँ पर मैं लिख दूंगा t। तो हमारा एक कैरेक्टर ये स्टोर करता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैर c = t। तो इंट होता है वो इंटीजर को स्टोर करता है, फ्लोट होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसको स्टोर करता है, और जो कैर होता है वो हमारा कैरेक्टर को स्टोर करता है। तो ये हमारे 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है। वेरिएबल क्या होता है, अब ये ए क्या है,
ए हमारा एक कंटेनर है, यानी कि एक डब्बा है जिसके अंदर 7 स्टोर्ड है। अब ये जो डब्बा होता है इसकी एक मेमोरी लोकेशन होती है, तो इस बारे में मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो वेरिएबल होता है वो एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और ये डब्बे अलग अलग तरह के होते हैं। कोई डब्बा जैसे होता है आपके घर में चावल स्टोर करने के लिए, कोई डब्बा होता है आपके पास तेल स्टोर करने के लिए, कोई डब्बा आपके पास होता है कुछ ऐसी चीज स्टोर करने के लिए जो कि जल जाती है, जैसे कि तेजाब वगैरह, उसके लिए दूसरा कंटेनर होता है। तो उसी तरह हमारे पास इंट, फ्लोट, कैर, ये अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं और ये अलग अलग तरह का साइज लेते हैं मेमोरी में। जब मैं यहाँ पर मेमोरी बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है रैम। आप लोग इसके बारे में ज्यादा इंफेसिस ना करें अगर आप लोग बिगिनर है, लेकिन बस इतना जान लें कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले कंप्यूटर की रैम में लोड होता है और उसके बाद वहां से एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो जब भी मैं मेमोरी बोल रहा हूँ वो रैम होती है, हार्ड डिस्क नहीं होती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप लोग बिगिनर हैं। अभी आप लोग को फोकस पूरा देना चाहिए सी प्रोग्राम लिखने में। तो मैंने यहाँ पर ये जो 3 तरह के वेरिएबल्स बनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट, फ्लोट और कैर। अब इनको प्रिंट किस तरह किया जाता है? अब प्रिंट फंक्शन में अगर मुझे इंटीजर को प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे %d स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए। %d मैंने जहां भी लिखा हुआ है वहां पर ये ए आ जाएगा। मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूं। आप लोग यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि मेरा कंपाइलर वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि आपने कैरेक्टर को इनिशियलाइज नहीं किया, आपने एक स्ट्रिंग डाल दिया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा सी होता है कंपाइलर वो डबल कोट्स को एक स्ट्रिंग मानता है और सिंगल कोट को एक कैरेक्टर मानता है। तो मुझे इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको मैं रन करूंगा तो ये बिल्कुल सही से रन करेगा। तो इसने मुझे हेलो और 7 प्रिंट कर दिया। अगर मैं फ्लोट को प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, %f स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, मैं %f और 20 को जैसे ही करूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो हेलो 8 पॉइंट ये आ गया मेरे पास पूरा। अब यहाँ पर कैर सी इक्वल टू टी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको %c लिखकर यहाँ पर c लिख दूंगा और इस बार मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे t प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह मैं printf फंक्शन से ये डेटा टाइप्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। यही डेटा टाइप्स के हमारे पास और प्रकार होते हैं और वो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होते हैं। उनमें से हमारे पास है अनसाइंड कैर, साइंड कैर, अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। ये क्या होता है, देखो क्या होता है कि हमारा जो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अनसाइंड इंट और इंटीजर इज इक्वल टू 8, तो ये सिंपली क्या करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और इसमें मैं एक बड़ा नंबर स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज को नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मुझे मालूम है कि मेरा जो इंटीजर है वो उसका कोई साइन नहीं होने वाला है तो मैं यहाँ पर अनसाइंड इंट का इस्तेमाल करूंगा। उसी के साथ साथ हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग होता है। शॉर्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें मालूम है कि हमारी जो इंटीजर है उसकी वैल्यू ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, और लॉन्ग हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारा इंटीजर बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये कितना साइज लेते हैं ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। तो जैसे मालूम मैं 32 बिट आर्किटेक्चर में हूँ तो क्या होगा कि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा, और अगर मैं 64 बिट आर्किटेक्चर में हूँ तो ये अलग अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा। तो ये एक्जैक्टली कितना स्टोरेज साइज लेता है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इतना याद रख लो कि जो कैर होता है वो होता है 1 बाइट, हमारा इंटीजर होता है 2 से 4 बाइट्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बाइट, और यहाँ पर 1 बाइट होती है हमारी 8 बिट्स। हमारा जो फ्लोट होता है वो लेता है 4 बाइट्स, और इंट लेता है हमारा 2 to 4 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर। जिस तरह हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं इंटीजर के लिए, तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर लॉन्ग लिख दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ शॉर्ट, तो हमारा इंटीजर में 1 और 2 से इसको मार्क कर देता हूँ 1, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2। उसी तरह हमारे पास फ्लोट के करस्पॉन्डिंग भी डबल और लॉन्ग डबल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ डबल माई फ्लोट 1 इज इक्वल टू माइनस 7.45, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसके बाद लॉन्ग डबल फ्लोट 2 इज इक्वल टू लॉन्ग डबल फ्लोट 2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7 पॉइंट बड़ा नंबर दे दूंगा। तो ये डिपेंड करता है हमें कितना स्टोरेज साइज चाहिए। जो हमारा फ्लोट होता है उसका प्रिसीजन होता है 6 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट में 6 डेसिमल प्लेसेस, डबल में होता है 15 डेसिमल प्लेसेस का प्रिसीजन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 डेसिमल प्लेसेस। और हमारे पास जो लॉन्ग डबल है उसमें होता है 19 डेसिमल प्लेसेस का प्रिसीजन। तो यहाँ पर मैं इसको जरा पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर 19 लिख देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा, इसको यहाँ पे कट करके इसको फ्लोट के नीचे डाल दूंगा ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये फ्लोट के प्रकार हैं, और उसी के साथ साथ मैं जो इंट वाले हैं उनको इंट के साथ रख दूंगा। यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आप लोग को ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, बस ये मैंने आप लोगों को ऐसे ही एक अंदाजे के लिए बता दिया था कि आप लोग को देखकर पता चल जाए कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। ये लेता है हमारा 8 बाइट्स और ये लेता है हमारा 10 बाइट्स। तो यहाँ पर सिंपली मैंने आप लोग की जानकारी के लिए ये चीज़ यहाँ पर लिखकर आप लोग को बता दी है। याद रखने की आप लोग को जरूरत नहीं है। याद रखने की आपको जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉजिक बनाने में फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लॉजिक किस तरह बनता है वो बनाने में दें। तो उसके लिए आप लोग को सी के कंस्ट्रक्ट को समझना पड़ेगा, और मैं आप लोग को यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ फंक्शन की। साइज ऑफ फंक्शन सिंपली क्या करता है, आप लोग को ये बताता है कि कितना साइज एक्जैक्टली ले रहा है ये आर्किटेक्चर मेमोरी में। तो मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ दिस साइज टेकन बाय इंट इज, मैं यहाँ पर लिख दूंगा %d, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइज ऑफ, और साइज ऑफ मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंट, और इसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा के क्या करूंगा, यहाँ पर F2 दबा दूंगा। उससे क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है साइज टेकन बाय इंट इज 4, एक बैकस्लैश n भी लगा देते हैं यार। बैकस्लैश n लगाने से क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी अच्छी दिखती हैं। तो ये देखो यहाँ पर साइज टेकन बाय इंट इज 4 आ गया। यही काम मैं सबके लिए कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ अनसाइंड इंट के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइज टेकन बाय साइज ऑफ अनसाइंड इंट। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको फ्लोट के लिए कर दूंगा, डबल के लिए कर दूंगा,
और लॉन्ग डबल क्लिक कर दूंगा। F2 से इसको जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पर देखो ये सारे के सारे साइजेस मुझे अपने आर्किटेक्चर में मिल गए हैं। आप लोग को एक क्विज से चैलेंज करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे printf के 3 स्टेटमेंट्स दें जो कि कैरेक्टर का साइज, अनसाइंड कैरेक्टर का साइज और उसी के साथ साथ शॉर्ट इंट का साइज प्रिंट कराएं। मैं आप लोग को ये चैलेंज देता हूँ और जितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मैं कहूँगा नीचे कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट डाल देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और जितने लोग चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे सबको एक दिल दूंगा। तो ये थे हमारे डेटा टाइप के बेसिक्स जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स भी बनाए थे। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स के रूल्स, यानी कि किस तरह के वेरिएबल्स आपको अलाउड है सी में बनाना। तो मैं जो हेलो है इसको जरा ऊपर रख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक printf डालूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। देखो ये कोड मुझे आप लोग को देना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से लिख रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को दूँ तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सको और इसको कॉपी करके अच्छी तरह सीख सको। एक बार देख लेता हूँ कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रहा है। हाँ, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर 2 बैकस्लैश भी डाल देता हूँ, एक भी चलेगा। वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल स्टोरेज एरिया को दिया गया नाम होता है ताकि हमारा प्रोग्राम उसको मैनिपुलेट कर सके। सी में हमारा हर वेरिएबल एक टाइप का होता है जो कि उसका साइज और लेआउट मेमोरी में ये सब डिटरमिन करता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को बनाएंगे। हमने वैसे ऑलरेडी वेरिएबल्स बना लिए हैं, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अगर मान लो मैं 6 हैरी नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखो यहाँ पर ये मुझे एक एरर देगा, यार ये क्या है, ये 6 हैरी क्या लिख दिया यहाँ पर। तो हमारा वेरिएबल का नाम कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं पर इसको एक स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करूं तो ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं है। तो आप लोग सिंपल वेरिएबल्स बनाएं। अगर मान लो मैं हैरी नेम यहां पर कुछ ऐसे बनाता हूं तो ये रेकमेंडेड होता है कि आप लोग जो हैरी का पहला जो लेटर है उसको स्मॉल रखें, उसके बाद जो नेम है उसको आप कैपिटल में रखें, या फिर इसको हम कैमल केस नोटेशन कहते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स जो है रीडेबल होते हैं और आप लोग कभी बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो काफी आप लोग को आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो कभी भी कोई आपको बोलता है वेरिएबल डिक्लेरेशन तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं देखो भाई हैरी नेम नाम का जो एक इंट वेरिएबल है वो मेरे प्रोग्राम में यूज होने वाला है। तो कुछ ऐसा करो कि जगह इसके लिए स्पेसिफाई कर लो, जितना भी मेरा जो इंट लेता है यहाँ पर इस आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स लेता है तो भाई 4 बाइट्स मेमोरी में सेव करके रख लो हैरी के लिए। कहते हैं ना अपने दोस्त से हेलो हाँ भाई मैं जरा 5 मिनट में पहुंचूंगा, स्कूल में सीट मेरे लिए रख देना एक। तो उसी तरह से हम कंपाइलर को बताते हैं कि भाई एक हैरी नेम नाम के इंट वेरिएबल के लिए सीट रख देना। तो कंपाइलर आपसे बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं स्पेस को रिजर्व करके रख दूंगा। अब ये था डिक्लेरेशन। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अभी यहाँ पर हैरी नेम और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिख दूं 76, ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, इसको एक वैल्यू दे दी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब बहुत सारे लोगों को ना यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो ये जो बुक्स वगैरह ये इस्तेमाल करती हैं, फिर कोई टीचर भी अगर इस्तेमाल कर रहा है इन वर्ड्स को कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक स्टेप में भी कर सकते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कैर 5 इज इक्वल टू 5 तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैरेक्टर को इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया एक ही लाइन के अंदर। तो ये दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो मैंने ये 2 काम यहाँ पर एक साथ कर दिया। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैरेक्टर 5 के लिए स्पेस को रिजर्व करके रख दिया अपनी मेमोरी के अंदर। तो ये होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन, ये होता है हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक स्टेप में भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉन्स्ट इंट आई इज इक्वल टू 9 तो मैं अपने कंपाइलर से बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कंपाइलर इसको कोई भी चेंज करने मत देना, इसको किसी को भी आई की वैल्यू 9 ही रहेगी, आई की वैल्यू कोई चेंज ना करने पाए, ये एक कॉन्स्टेंट है। तो अगर मान लो कभी प्रोग्राम में कोई गलती से बोलता है नहीं आई 10 है तो क्या होगा, यहाँ पर कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू 10 करने की कोशिश करूँ इस कॉन्स्टेंट को तो कह रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल आई सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल है, आई को सिर्फ रीड किया जा सकता है और आप क्या कर रहे हो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो। अगर मैं ये ना लिखूँ तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। तो ये चीज जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो कहीं भी आपके प्रोग्राम में आपको कोई ऐसी चीज यूज करनी है जो कि चेंज ना हो, गलती से भी आप चेंज ना करने पाए, कॉन्स्ट कर देना उसको। उससे क्या होगा, कभी भी चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा, वहीं पर आपको पता चल जाएगा। और हम लोग अपने बाकी वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने हैरी नेम लिखा हुआ था। मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा विजुअल स्टूडियो कोड की। अगर आप यहाँ पर एच और एन लिखते हैं तो ये क्या करेगा, मैं एच एन लिखूंगा तो ये हैरी नेम इसने डिक्लेयर कर दिया। एक फायदा ये भी है इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो हैरी नेम को अगर मैं यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस से इन्वोक करना चाहता हूँ तो मैं एच एन लिख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन दिखा रहा है कि एच हैरी एन नेम, एच एन का मतलब हैरी नेम ही होगा। फिर मैं एंटर मारूंगा तो इतनी जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो बड़े बड़े वेरिएबल के नाम अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आईडी आपकी काफी मदद करेगी। इसको मैं अगर 98 कर दूं तो ऑब्वियसली कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको 76 से 98 कर सकता हूं क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं इसको यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर की मदद से यहां पर असाइन कर दूंगा हैरी नेम में 98। तो यार मैंने यहाँ पर ऑपरेटर का नाम लिया और आप लोग को ऑपरेटर के बारे में नहीं बताया, तो चलो यार अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के ही बारे में। तो मैं यहाँ पर प्रिंटफ को कॉपी करके पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी।
एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ यार सब कुछ ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बैक एक और लगा दूंगा क्योंकि नई हेडिंग मेरी स्टार्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि हमारे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं। इसके लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा गाइज। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैंने कुछ ये लिख दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इन सारी की सारी चीज़ों को कमेंट आउट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल दबा के स्लैश दबा दूंगा, मेरा कंपाइलर्स को, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड सॉरी इसको ऑटोमेटिकली कमेंट आउट कर देगा। और मैं इस कंट्रोल स्लैश फिर से दबाऊंगा तो क्या होगा, कमेंट मेरा वापस से ये अनकमेंट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पसंद करना चाहूँगा मल्टी लाइन कमेंट का, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास सी में। हमारे पास सी में प्राइमरीली 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और एक कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो आप लोग 6 मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हमारे पास कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। एक एक करके देखते हैं सब क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। अरिथमेटिक का मतलब होता है गणित और गणित का मतलब होता है मैथ्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सारी चीज़ों को मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक एग्जांपल की मदद से। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट ए और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिख दूंगा 6 और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख दूंगा b इज इक्वल टू 7 और उसी के साथ साथ मैं लिख दूंगा c इज इक्वल टू 8। ये एक अच्छा उदाहरण है जहाँ पर मैंने 3 तरह के इंटीजर वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। इनमें कुछ गणित करके आप लोग को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंटफ लिखूंगा और उसके अंदर लिखूंगा द सम ऑफ a एंड b इज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा परसेंटेज d और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा a प्लस b और यहाँ पर मैं t को कैपिटल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे कंट्रोल d करूँगा, देखो यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस कर देता हूँ और जैसे ही मैं डिफरेंस करूँगा तो मैं a माइनस बी को प्रिंट कर पाऊंगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इन दोनों को, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना तो कभी भूल भी मत जाना आप लोग गलती से। अब यहाँ पर मैं जैसे ही F2 दबाऊंगा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम्स फॉर ए और बी, क्योंकि मैंने ए को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है ऊपर। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर जो मैंने डिक्लेयर किए मैं उनको A1 B1 कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मैं कंपाइल कर पाऊंगा अपने प्रोग्राम को। उसी के साथ साथ सी को भी मैं C1 कर दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं जैसे इसको रन करूँगा यहाँ पर C को C1 कर दूंगा और यहाँ पर अब जो है फिक्स हो गया। चलो बढ़िया। अब A B और C में मैंने यहाँ पर जैसे प्रिंट किया था, मैंने बैकस्लैश एन ये नहीं लगाया था इनमें जो अरिथमेटिक की थी, तो यहाँ पर बैकस्लैश एन लगा लेते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करूँगा। ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा जहाँ जहाँ वहाँ कर्सर बन जाएंगे और वहाँ पर जो भी मैं टाइप करूँगा वो आ जाएगा। F2 दबाऊंगा और ये देखो यहाँ पर आ गया। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज -1, ए माइनस बी हमारा है -1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 7 42। इसके बाद मैं अगर इनको ऐड करूँ, डिवाइड करूँ तो 0 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। देखो a डिवाइडेड बाई b में जैसे ही करूँगा, a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो क्या होगा, a और b का जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर ही होगा, इसलिए वो 0 रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को 2 और ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। एक तो है मॉड्यूलो ऑपरेटर, एक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं इसको जैसे रन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो ये मेरे रिजल्ट चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर ए तो बड़ा ही नहीं यार, यहाँ पर 6 लिख कर आ गया और डिक्रीमेंट में 7 लिख के आ गया। गाइस जब मैं ए प्लस प्लस करता हूँ तो क्या करेगा, प्रिंट तो पुरानी वैल्यू करेगा और उसके बाद प्लस कर देगा। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस ए लिखूंगा तब क्या करेगा, वो पहले उसको बढ़ा देगा 1 से और उसके बाद प्रिंट करेगा। तो इस बार मेरे पास 7 प्रिंट होगा। और इसी तरह अगर मैं माइनस माइनस ए कर दूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, वो पहले माइनस माइनस बी करता हूँ इस बार मैं यहाँ पर, तो क्या करेगा, पहले माइनस कर देगा बी में से फिर प्रिंट करेगा, यानी कि 6 प्रिंट करेगा। तो मैं वापस F2 दबाऊंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे 6 प्रिंट करके दे रहा है। उसी तरह मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो होता है कि कितना रिमाइंडर आएगा अगर मैं डिवाइड करूंगा, एक इंटीजर डिवीजन करूंगा। अगर मान लो मैं 60 कर देता हूं उसको और इसको मान लो मैं 7 कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए मेरे पास मॉड्यूलो का रिजल्ट, मेरे पास मॉड्यूलो का रिजल्ट 4 आना चाहिए, क्योंकि 7 8 56 होता है और 4 रिमाइंडर बचता है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ए डिवाइडेड बाई बी का सही रिजल्ट किस तरह प्राप्त करना है ये मैं आप लोग को जल्दी बताऊंगा जब मैं आपको टाइप कास्टिंग बताऊंगा। अभी हम लोग मूव करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है इसको बताते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ इंट हैरी इज इक्वल टू 9 और मैं यहाँ पर लिख दूँ रोहन इज इक्वल टू 45, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट एफ और मैंने उसके बाद यहाँ पर लिखा परसेंटेज डी हैरी इक्वल टू रोहन, इसको मैं जैसे ही रन करूँगा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 0 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हैरी नॉट इक्वल टू रोहन तब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या करता है, बेसिकली चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। एक तो मैंने इक्वल टू आपको बताया, एक होता है नॉट इक्वल टू, ये 1 रिटर्न करेगा अगर ये सच है कंडीशन, वरना ये 0 रिटर्न करेगा। उसी के साथ मैं हैरी ग्रेटर देन रोहन, हैरी लेस देन रोहन, इस तरह की चीज़ें भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और लेस देन के साथ लेस देन इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन भी लगा देता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पर बहुत सारे कर्सर्स बना के बैकस्लैश एन लगाऊंगा और उसके बाद मैं F2 दबाऊंगा तो ये रन हो जाएगा। गाइस एट एनी पॉइंट इन टाइम आप लोग को अगर ये बंद करना है, जो साइड में एक्सप्लोरर आ रहा है यहाँ पर आप लोग क्लिक करें बंद हो जाएगा। और टर्मिनल को कभी भी बंद करना है तो ये दबा दें, टर्मिनल भी बंद हो जाएगा। तो F2 दबाऊंगा, टर्मिनल वापस से ऊपर उठ के आ जाएगा और मुझे सारा का सारा आउटपुट दिखा देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हैरी बराबर रोहन की गलत बात थी, हैरी नॉट इक्वल टू रोहन की सच बात थी, हैरी ग्रेटर देन रोहन ये भी गलत था इसलिए 0, और हैरी लेस देन रोहन सच था इसलिए 1। अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। मैं यहाँ पर
लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को जल्दी बताता हूँ क्या होते हैं। तो सी में लॉजिकल ऑपरेटर्स हमको लॉजिकल ऑपरेशंस करने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ इंट h इज इक्वल टू, मैं मान लो लिख दूँ 0 और मैं यहाँ पर लिख दूँ j इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेशंस करना चाहता हूँ जैसे एंड और, तो उस तरह के और नॉट, उस तरह के मैं लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता हूँ। जैसे बूलियन अलजेब्रा के हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, अगर मैं गाइस यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट f और यहाँ पर लिख दूँ कि दी लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न %d\n और उसके बाद मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ कि h एंड j। उसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, h एंड j की जगह h और j लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा नॉट ऑफ j और नॉट ऑफ h। यहाँ पे जो शुरू का t है उसको ऑल्ट दबा के 4 कर्सर बना के यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। इससे मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में भी बताता जा रहा हूँ। F2 दबाएं और आप लोग देखें सबसे पहले 0 आया क्योंकि h और एंड के लिए दोनों को सच होना पड़ेगा। 1 का रिजल्ट क्या होता है ट्रुथ टेबल में, यहाँ पर 0 यहाँ पर आ रहा है क्योंकि एक 0 है एक 1 है। 0 एंड 1 का रिजल्ट होता है 0, लेकिन 0 और 1 का रिजल्ट क्या होता है 1 और नॉट ऑफ 1 का रिजल्ट होता है 0, नॉट ऑफ 0 का रिजल्ट होता है 1। तो इस तरह हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके बाद होते हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा बूलियन अलजेब्रा के अंदर आप लोग घुस जाएं एकदम से, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ आप लोगों को कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट बाय बिट काम करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 13 है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ए को लिख लूंगा बिट में और क्या करूंगा बी को भी लिख लूंगा बाइनरी में, बिट में नहीं बाइनरी में। तो ये होता है 0 0 1 1 1 1 0 0 और हमारा ये बी क्या हो जाएगा बाइनरी में, ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 0 1। अब ये बिट बाय बिट क्या करेगा, ऑपरेशन को करेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट एफ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ बिटवाइज ऑपरेटर रिटर्न्ड %d\n और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा a एंड b। आप लोग देखिए पहले हमने जो यूज़ किया था वो डबल एंड था, ये सिंगल एंड है। सिंगल एंड होता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे समझाने के लिए आप लोग को बनाया था। और ए और बी को यहाँ पर क्या कर देता हूँ इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू 60 है और मेरा बी इज इक्वल टू क्या है 13 है। एक और बात आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी सी है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ए अगर मेरा कैपिटल में और स्मॉल में है तो वो 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। F2 दबा के रन करता हूँ प्रोग्राम को और आप लोग देखो इसने 12 रिटर्न किया। अब ये 12 कहाँ से आया, मैंने यहाँ पर क्या किया एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो मेरा जो रिजल्ट था वो किस तरह मैंने निकाला, मैं यहाँ पर रिजल्ट को R से लिख देता हूँ और 0 0 का क्या हो जाएगा एंड, 0 0 का एंड 0 हो जाएगा, 0 0 का फिर 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0। तो 1 1 0 0 हमारे पास बाइनरी में होता है 12। इसी तरह सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज, जैसे कि हमारे पास होता है बिटवाइज और, उसके बाद होता है हमारे पास बिटवाइज और, उसके बाद होता है हमारे पास बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट और वो होता है हमारा ये वाला ऑपरेटर। और एक होता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, एक होता है हमारे पास क्या राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसको कंट्रोल डी दबा के आपको राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी दिखा देता हूँ। तो ऊपर वाला है हमारे पास ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। F2 दबा के इसको रन करता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये कह रहा है कि बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पर एक्सपेक्टेड, यार ये 2 ऑपरेटर के बीच में नहीं होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट 1 नंबर का होगा। तो मैं यहाँ पर F2 दबाऊंगा तो देखो अभी चल गया। मैं यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, जॉर ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया और आप लोग इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपली हमारे इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट्स यानी कि हमारे वेरिएबल्स में हमको असाइनमेंट में मदद करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपली हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, परसेंट इक्वल्स टू, एटसेट्रा। इसको मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट HA इज इक्वल टू 9, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया HA प्लस इक्वल टू 9। तो अब मेरे पास प्रिंट एफ अगर मैं कर दूँ इसको तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HA इज और यहाँ पर मैं \n कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखिए कह रहा है, मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट नहीं किया, अब मैं इसको रन करूँगा, देखो कह रहा है HA इज 0, सॉरी मैंने यहाँ पर HA नहीं लिखा, तो ये कहेगा HA इज 18 क्योंकि 9 और 9 18 होता है। इसके बाद लास्टली हमारे पास होते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर्स। और मिसलेनियस ऑपरेटर्स में हमारे पास होता है एक तो एड्रेस ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली इसको एंड करूंगा ऑपरेटर्स के डिस्कशन को। एंड एक होता है हमारे पास स्टार, एक होता है क्वेश्चन मार्क कॉलन। M% जो होता है वो रिटर्न करता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, स्टार होता है वो हमारे पास रिटर्न करता है वैल्यू किसी एक एड्रेस पे, और क्वेश्चन मार्क कॉलन होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि अपने यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं हम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर आप लोग को स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। अब आप लोगों को स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ एक फंक्शन होता है बिल्कुल ही प्रिंटएफ की तरह, जो कि हमको मदद करता है यूजर से इनपुट लेने में। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर ये चीज़ किस तरह काम करती है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा, ये जो मैंने किया है Ctrl+C, और यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स इन सी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैरी इनपुट, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हैरी इनपुट में है मैं अपने यूजर से मांगना चाहता हूँ कि भाई हैरी इनपुट क्या है ये बताओ। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाऊंगा, यहाँ पर एक \n लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ हैरी इनपुट। ठीक है,
कि भाई क्या इनपुट है, और मैं क्या करूँगा सिर्फ इतना लिखूंगा और उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब क्योंकि हम एक इंटीजर को प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हम एक इंटीजर को ले रहे हैं यूज़र से, इनपुट करा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली परसेंटेज डी लिखूंगा। परसेंटेज डी मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लगाऊंगा %, और उसके बाद हैरी इनपुट। आप लोग हो गया यार ये %, हैरी इनपुट क्या है? मैं कह रहा हूँ कि हैरी इनपुट का एड्रेस ले लो, हैरी का पता ले लो, और उसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है। तो ये %, क्या करता है, एड्रेस देता है इसको, क्योंकि जो सी होता है उसमें सारा काम एड्रेस से होता है। अब एक वेरिएबल का मैनिपुलेशन जो होता है वो एक एड्रेस की मदद से सी कर पाएगा, इसलिए हमने क्या किया, एड्रेस दे दिया स्कैनएफ फंक्शन को। अब जैसे ही मैं इनपुट करूंगा वैल्यू को, तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, हैरी इनपुट की वैल्यू को जरा प्रिंट करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू एंटर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू एंटर्ड, और उसके बाद मैं लिखूंगा उसके बाद जो भी हैरी इनपुट की वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा यू %d एज हैरी इनपुट, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेकिन प्रिंट एफ में मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं सिंपली चुपचाप वेरिएबल का नाम लिख दूंगा और मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद F2 दबा के रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ इशू आ गया, मैंने शायद कुछ सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाया, तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एंड ऑफ इनपुट। तो नहीं पता नहीं कैसे हो, मुझे यहाँ पर ये जो मेरा करली ब्रेसेस था ये मिट गया यहाँ से। अब मैं F2 दबाऊंगा तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब देखो ये कह रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ हैरी इनपुट, ये मुझसे पूछ रहा है। मान लो मैंने 76 एंटर कर दी, सॉरी मुझे टर्मिनल पर फोकस करके करना पड़ेगा, 76 मैंने कर दी, तो ये कह रहा है यू एंटर्ड 76 इज वैल्यू ऑफ हैरी इनपुट, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब इसी तरह इनपुट लेने का जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, मान लो किसी कैरेक्टर का या फिर मैं किसी एरे का ले रहा हूँ इनपुट, एरे के बारे में मैं आप लोग को बहुत जल्दी बताऊंगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ टाइप कास्टिंग के बारे में। मान लो मैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं 76 ना लिखकर इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसकी टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह फ्लोट लिखूंगा और मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ पर %f लिख दूंगा, और ये मेरा जो हैरी इनपुट है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे होता है ये। मैंने यहाँ पर F2 दबाया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ हैरी इनपुट 456, मैंने एंटर की, मैंने गलत जगह कर दी, एक मिनट मैं इस पर फोकस करके करता हूँ 456, और देखो कह रहा है यू एंटर 456 पॉइंट और 60, क्योंकि 6 का डेसिमल प्रिसीजन होता है फ्लोट का, तो इसने मुझे ये दे दी वैल्यू हैरी इनपुट की। तो इस तरह हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक बहुत ही जल्दी 2 नंबर को डिवाइड करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि सही से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा int num1 और यहाँ पर लिखूंगा num2, ठीक है। अब मैं स्कैनएफ की मदद से क्या करूँगा, num1 और num2 ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर num1 ले लूँगा %num1, और इसके बाद क्या करूँगा, num2 ले लूँगा। और यहाँ पर जो हैरी इनपुट की वैल्यू ले रहा था इसको जरा सा मैं मिटा देता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ हैरी इनपुट की वैल्यू। तो मैं num1 लूँगा, फिर num2 लूँगा और प्रिंट एफ लिखूँगा num1 by num2 मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में लिख दूँगा num1 by num2 इज़, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ num1 by num2 इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा %f, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा num1 को, और उसके बाद num2 से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो मेरा रिजल्ट आएगा ना वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। तो मैं F2 दबाऊंगा यहाँ पर, और मान लो मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत जगह मैं फिर से चला जा रहा हूँ, मुझे टर्मिनल पे फोकस करना चाहिए। मैं 5/2 कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास 2.5 आ गया। तो अभी मेरे पास सही वैल्यू आई, 5/2 की सही वैल्यू मेरे पास आई। मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। बाय द वे आप लोग कोड लिखने में ज़्यादा फोकस मत देना, क्योंकि जो कोड है ये मैं आप लोग को ऑलरेडी देने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत करना। अब हम लोग बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, कि सी में डिसीजन मेकिंग किस तरह की जाती है। देखो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। कोई भी एक प्रोग्राम होता है वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं कंप्यूटर की कंप्यूट पावर को यूज़ करके, और दिमाग किसका यूज़ करके, अपना यूज़ करके ऑब्वियसली, क्योंकि जो कंप्यूटर होती है वो एक बहुत डम मशीन होती है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कंप्यूटर एक डम मशीन होती है। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता, उसको आप जो बोलोगे वो कर देगा। आप उसको बोलोगे डिलीट कर दो पूरे कंप्यूटर की फाइल्स, वो डिलीट कर देगा। आप उसको बोलोगे कि CPU को ओवरक्लॉक करो, ये वो जो बोलोगे उसको वो कर देगा, ठीक है। जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते जाओगे, जैसे वो डिज़ाइन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो अपना काम करेगा। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिसीजन सही से लें। तो इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूंगा डिसीजन मेकिंग इन सी। तो यहाँ पर मैं डिसीजन मेकिंग इन सी लिख देता हूँ, और डिसीजन मेकिंग इन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग इन सी। कंट्रोल एस को सेव करके जरा F2 करके मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इस बार 2 बैकस्लैश बाद में भी देता हूँ, और इसको कंपाइल करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैकस्लैश गलत जगह लगा दिया। अब जो है ये सही से रन हो जाएगा। चलो अब हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखना है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास एक होता है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है अगर। कहते हैं ना कि भाई अगर दूध ना मिले तो एक काम करना, दूध का पाउडर ले आना, अगर बाग बकरी चाय ना मिले तो ताजमहल ले आना। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो हम कंप्यूटर में बना सकते हैं। तो चलो यार कोड लिखते हैं और इसको कोड से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बोलूँगा प्रिंट एफ, और बोलूँगा एंटर योर एज, ठीक है, एंटर योर एज। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश, और मैं यूज़र की एज पूछ रहा हूँ उससे, ठीक है। मैं कहूँगा एंटर योर एज, और उसके बाद स्कैनएफ %d, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट %age, ठीक है। और मैं एक एज नाम का जो वेरिएबल है, बाय द वे राइट क्लिक करके आप अगर इसमें यहाँ पर क्लिक करोगे फॉर्मेट कोड में, कहाँ गया मेरा फॉर्मेट कोड, तो मैं थोड़ा सा इसको बंद कर दे रहा हूँ टर्मिनल को। राइट क्लिक करके अगर आप जाओगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में, तो ये थोड़ा सही से इंडेंट वगैरह आ जाएंगे इसके।
तो डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं यहाँ पर इंट एज नाम का वेरिएबल बना देता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ सेमीकोलन लगा के एज ले रहा हूँ यूज़र की। अब मैं क्या करूँगा, बोलूँगा इफ़, और मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा, मैं लिखूँगा एज इज़ लेस देन 18, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट, मैं कहूँगा प्रिंट एफ यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँगा और एल्स में मैं क्या लिखूँगा, एल्स में लिखूँगा यू कैन ड्राइव। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट एफ को कॉपी करता हूँ, कैन नॉट को कैन बना दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैंने डिसीजन लिया एक, तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो अगर 18 से कम है किसी की एज तो ड्राइव नहीं कर सकता, और अगर 18 से ज़्यादा है तो 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो ड्राइव कर सकता है। F2 दबाता हूँ, पूछेगा एंटर योर एज, मान लो 45, ठीक है। मैंने फिर गलत जगह लिख दिया इसको, मुझे फोकस करके, तो ये कह रहा है यू कैन ड्राइव। तो ये यू कैन ड्राइव क्यों बोला है, क्योंकि एज मेरी जो है 18 से कम नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, मैं यहाँ पर F2 दबाऊँगा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूँ, एज लिख दूँ मान लो अपनी 3, यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो यहाँ पर ये कह रहा है यू कैन नॉट ड्राइव। तो इस तरह हम लोग जो है डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लो मैं कुछ ऐसा कहूँ कि 18 से 24 साल के लोग जो हैं वो ड्राइव नहीं करेंगे और बच्चे ड्राइव कर सकते हैं। मान लो कुछ ऐसा हुआ, 18 से 24 साल के जो लोग हैं उनसे खतरा है, वो लोग नहीं चलाएंगे, कुछ ऐसा मान लो रूल बन गया। वैसे बनेगा नहीं कभी, बट प्लीज़ बेयर विद मी, मान लेते हैं। तो 18 से 24 साल के लोगों को हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो 18 से कम है अगर तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। और मैं यहाँ पर एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एल्स इफ़, और एल्स इफ में मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस का पेयर लगा दिया था, उसको मैंने अभी मिटा दिया है। तो एल्स इफ में मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगा दूंगा। मैंने कहा कि अगर एज लेस देन 18 है तो यू कैन ड्राइव, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड, और मैं एंड को किस तरह लिखूंगा, एंड को ऐसे लिखूंगा। मैंने आप लोग को ऑपरेटर्स के बारे में बताया है और आप लोग को ऊपर मैंने लिख के भी दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो, कोड आपको मिल जाएगा। एज इज लेस देन इक्वल टू 24, तो यहाँ पर लिख दूंगा यू आर बैंड फ्रॉम ड्राइविंग, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूंगा एल्स, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ यू कैन ड्राइव बट ड्राइव केयरफुली, कुछ ऐसे लिख दूंगा। तो थोड़ा सा अजीब सा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यू कैन ड्राइव बट ड्राइव केयरफुली, और मैं इसको F2 से रन करूँगा। एंटर योर एज, मान लो मेरी एज है यहाँ पर 56, एंटर मारा, ये कह रहा है यू कैन ड्राइव बट ड्राइव केयरफुली। उसी के साथ साथ अगर मान लो 23 साल की एज है तो यूर बैन फ्रॉम ड्राइविंग, देखो लिख कर आ रहा है, तो आप बैन हो चुके हैं ड्राइविंग से। लेकिन अगर मेरी एज है 1 साल तो यू कैन ड्राइव, तो आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के आप इफ एल्स लेटर्स लिख सकते हैं, और ये एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल था इफ एल्स लेटर का। तो आप इसी के साथ साथ स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पर इफ एल्स के बारे में बताया, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मुझे स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताएं, और मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज के तौर पे देना चाहता हूँ। तो आप लोगों की एक्सरसाइज क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है कि टेल मी अबाउट स्विच स्टेटमेंट। तो एक्सरसाइज टेल मी अबाउट स्विच स्टेटमेंट, और आप लोग को 1 लाइन में या 2 लाइन में नीचे कमेंट में बताना है कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करता है। और अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दीजिए अभी, और कंप्लीट भी एक ही कमेंट में कर दो, उसको बता दो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, और आप लोग को ढूंढना है स्विच स्टेटमेंट क्या करता है और किस तरह काम करता है। एक छोटा सा प्रोग्राम अगर दे दोगे तो और मजा आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। अब देखो, जो हमारा क्वेश्चन कोलन मार्क ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, और उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो गाइस जल्दी से इसको देख लेते हैं किस तरह काम करता है। सो गाइस अगर मैं यहाँ पर एक i4 नाम का वेरिएबल बनाऊं और मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि i4 इज इक्वल टू, अगर एज ग्रेटर देन 3 है तब i4 की वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ, तब मैं i4 की वैल्यू चाहता हूँ 100, वरना मैं चाहता हूँ 200। तो ये एक शॉर्ट हैंड हो गया, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया ये। इफ एज इज ग्रेटर देन 3 देन i4 इज इक्वल टू 100 वरना 200। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। तो ये लेकिन रीडेबल नहीं होता है, तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो मैं इसको ज़रा आपको प्रिंट एफ करके दिखा देता हूँ %d, और उसके बाद मैं इसको आपको i4 को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं F2 दबाऊंगा, और F2 दबाने के बाद यहाँ पर मान लो एज में डाल देता हूँ 5, तो यू कैन ड्राइव 100, क्योंकि एज ग्रेटर देन 3 थी इसलिए 100 आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं एज को 1 डालता हूँ तब 100 नहीं आएगा, 200 आएगा, यू कैन ड्राइव 200। ऐसा इसलिए आया क्योंकि एज ग्रेटर देन 3 नहीं थी, इसलिए एल्स में चला गया। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं इसको। तो मैं इसको शॉर्ट हैंड इफ एल्स कर देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर हैं और आप लोग टाइम बचाना चाहते हैं, और एक कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे हमको लिखने पड़ते हैं इफ एल्स, तो पूरा इफ एल्स हमको ना वेस्ट करना पड़े उसके लिए, तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा डिसीजन मेकिंग पर एक डिस्कशन, ठीक है। अब मैं आप लोग को लूपिंग के बारे में बताऊंगा। लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ से स्कैनर हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको पूरे को डिसीजन मेकिंग को पूरा का पूरा क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर स्कैन ना करके एज को क्या करता हूँ, एज इज इक्वल टू 44 कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार चला के देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, तो एग्जिट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली हेडिंग लिखूँगा। तो मैं अपने टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, यू कैन ड्राइव केयरफुली बैकस्लैश लगा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं उसके साथ साथ क्या करूँगा, ये इसको इस तरह कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, बैकस्लैश निकाल के यहाँ से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा लूप्स इन सी। तो लूपिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूप का।
लूप क्या होता है? अब आप में से कई लोग सोचोगे कि लूप क्यों यूज़ करें, हम बार बार कॉपी पेस्ट क्यों ना करें। सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई चीज़ 100-200 टाइम्स करनी पड़ गई तो लूप जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मान लो मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, तब मैं लूप्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को ये बता सकता हूँ, अपने कंपाइलर को ये बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ करते रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो आ जाओ सबसे पहले वाइल लूप देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल इंडेक्स इज लेस देन 10, जब तक इंडेक्स 10 से छोटा है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा printf %d और यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं इंडेक्स को प्रिंट करता जाऊँगा, बैकस्लैश भी कर देता हूँ यहाँ पर। इंडेक्स को तब तक प्रिंट करता जाऊँगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू 10 से छोटी है। और यहाँ पर मैं इंडेक्स प्लस प्लस भी कर दूँगा, इंडेक्स प्लस प्लस से क्या होगा, इंडेक्स एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। F2 दबा के इसको रन करता हूँ, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप में से कई लोगों को इसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे, ऐसा क्यों किया? तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 1000 भी हो सकता था। तो अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो ये देखो पूरा अच्छे से प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह के काम करने के लिए हमको लूप की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये तो हमारा बेसिक वाइल लूप। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, और अगर आप लोग को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का कोई अच्छा सा कीबोर्ड शॉर्टकट लगाना है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का जो शॉर्टकट है उसको अपना Ctrl+Shift+H भी रखता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये सबलाइम टेक्स्ट का होता है, और इसको भी मैं Ctrl+Shift+H कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं अब जाऊँगा Ctrl+Shift+H करूँगा, मान लो मैंने इसको इंडेंटेशन इसकी खराब की, Ctrl+Shift+H करूँगा, देखो ठीक हो गई। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट जरूर बना के रखें, और अपने 2 3 4 5 कीबोर्ड शॉर्टकट तो आप लोग ऐसे रखें जो जिंदगी भर यूज़ करने हैं, क्योंकि आपके कीबोर्ड शॉर्टकट जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे और आपके दिमाग में जो बस जाएंगे वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स। चलो यार, अब हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा। अब अगर मैं को यही काम फॉर लूप की मदद से करूँ तो वो किस तरह करेंगे? फॉर लूप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिकी तो नहीं बोलूँगा यार, ईजी ही होता है। तो आप लोग को कुछ ऐसे लिखना है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को मैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर लिखूँ तो ये देखो यहाँ पर एक फॉर कोड स्निपेट फॉर लूप लिखकर आ गया। एंटर मारूँ अगर, तो ये देखो इसने मुझे टैब दबाऊंगा मैं, तो ये आई की जगह मान लो मैं करना चाहता हूँ जे। टैब दबाऊंगा फिर से मैं काउंट की जगह करना चाहता हूँ 67। उसके बाद वापस से टैब दबाऊंगा तो मैं कंडीशन, ये जो मेरे लूप के बाद अपडेट कंडीशन है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कोड लिख सकता हूँ। तो ये फॉर लूप होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। फॉर लूप में के सिंटेक्स में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? फॉर लूप के सिंटेक्स में सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जब पहली बार चलेगा फॉर लूप तब आपको क्या करना है। जो पहली बार चल रहा है फॉर लूप तब आपको क्या चीज़ रन करनी है। तो मैं कहूँगा कि भाई मेरे जे को 0 कर दो पहली बार, ठीक है, इंट जे इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या कंडीशन वो चेक करेगा हर आइट्रेशन पे, वो ये है जे इज लेस देन 67। और हर लूप की आइट्रेशन के बाद वो क्या काम करेगा, वो तीसरी चीज़ आती है, तो वो है जे प्लस प्लस। जे को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली printf जे करूँगा। यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने वाइल लूप के अंदर क्या किया था, मैनुअली इंडेक्स को बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर मुझे मैनुअली बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फॉर लूप के सिंटेक्स में ही मौजूद है। तो मैं यहाँ पर जे करूँ अगर, और इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ, तो पहले तो ये वाला चल रहा है, इसको मैं जरा सा 10 कर देता हूँ। देखो 0 से लेकर 66 तक कर दिया। एक बार और रन करते हैं इसको, तो ये देखो 0 से लेके 66 तक ये मेरा चल रहा है। लूप इन सी 1 to 9 तो इस वाले वाइल लूप ने प्रिंट किया, फिर 0 to 67 मेरे फॉर लूप ने प्रिंट कर दिया। तो ये था मेरा फॉर लूप। अब होता है हमारे पास एक डू वाइल लूप। अभी डू वाइल लूप क्या होता है? तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, और डू वाइल लूप और वाइल लूप में कुछ डिफरेंस इतना सा रहता है बस कि डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। अगर मैं लिखूँ वाइल, मान लो मेरा जो जे है, मैं लिखूँ इज़ ग्रेटर देन एक बहुत बड़ा नंबर, जो कि होगा ही नहीं, जे तो बड़ा है ही नहीं मेरे इस नंबर से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा printf, और इसके बाद मैं लिख दूंगा डू वाइल लूप इज़ रनिंग, ठीक है। तो एक बार ये रन करेगा, सिर्फ कंडीशन फॉल्स डाली हुई है मैंने, और ये तब तक रन करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो F2 दबाऊंगा मैं, तो ये देखो इसने यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखो डू वाइल लूप इज रनिंग। एक बार ये रन हुआ, हालांकि कंडीशन गलत थी, उसके बाद भी एक बार ये जरूर रन हुआ। तो आप लोग जो है इस तरह से डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा इनफाइनाइट लूप के बारे में। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है? इनफाइनाइट लूप में क्या होता है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो कि चले ही चला जा रहा है। मान लो मैं इंडेक्स को अपडेट ना करूँ, ठीक है, इंडेक्स को मैंने अपडेट ही नहीं करा, F2 दबाऊंगा, तो ये देखो ये 0 0 0 0 प्रिंट करे जा रहा है। तो मुझे इसको मैनुअली रोकना पड़ेगा, प्रोग्राम को Ctrl+C दबा के, और आप लोग इनफाइनाइट लूप से बचें। इनफाइनाइट लूप से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम चलता रहेगा और एग्जिट नहीं करेगा कभी। तो आप लोग को वो सब चीज़ों का ध्यान खुद से रखना है। सी में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो आपका खुद से होता है, आप खुद अपनी मेमोरी मैनेज करते हो। बाकी ये जो पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस होती हैं वो उसमें क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है उसमें। खैर इन सब चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। आप एक बेसिक लेवल पर सी को समझें, अच्छे एफिशिएंट प्रोग्राम बना पाएँ, उसके बाद आप इन सब चीज़ों में घुसें कि कंपाइलर कैसे काम करता है, लिंकर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले आप एक ऐसे प्रोग्रामर बने कि आप मीडियम लेवल या फिर कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बाद आप लोग इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा डीप डाइव करें। तो चलो यार, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z करके जो कंडीशन मैंने हटाई थी उसको मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, और उसी के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शंस इन सी लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शंस इन सी। तो मैं यहाँ पर फंक्शंस इन सी लिख देता हूँ, फंक्शंस इन सी, और
यहाँ पर मैं काम करना चाहूँगा यार, यहाँ पर मैं फंक्शंस यहाँ ना बताने की वजह मैं F2 दबा के देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ इशू आ गया, F2 मैंने दबाया, मेरा जो कोड था वो चल रहा है। मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, कौन से वाले, इस वाले प्लस पे, और यहाँ पर main2.c नाम से एक फाइल बनाऊंगा और main2.c में मैं कोडिंग करूँगा। अब उसका रीज़न ये है कि हमारी जो मेन वाली फाइल है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑलरेडी कोड आ गया है। तो अब मैं main2 से आप लोगों को फंक्शन बताना स्टार्ट करूँगा। मैंने main2 इसलिए बनाई क्योंकि उसमें मैं शुरू से कोड लिखूँगा और आप लोग को दिखेंगे मैं जो फंक्शंस बना रहा हूँ। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने main2 में क्या किया, बेसिक का कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं main2 को कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, मान लो मैं अपने प्रोग्राम में बार बार 2 नंबर को जोड़ता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार कुछ मैं ऐसा करूँ कि बार बार मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा कर दूँ कि यार मतलब मैं फंक्शन बना दूँ, मतलब मैं उसको एक जगह कर दूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप, जो उसका डेटा टाइप है, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद कुछ इस तरह लिखना होता है, फिर उसके बाद इस तरह मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, रिटर्न वैल्यू, जो भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, वैल्यू ऑफ डेटा टाइप, वो टाइप जो हमारा है ऑफ टाइप डेटा टाइप, डेटा अंडरस्कोर टाइप। अगर ये टाइप मैच नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप लोगों को बताता हूँ कि फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया बताना, यहाँ पर पैरामीटर की लिस्ट भी आती है, पैरामीटर टाइप अंडरस्कोर टाइप और पैरामीटर नेम। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फंक्शन बनाते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो न्यू प्रिंट नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि क्या कर रही है, जो कि एक कैरेक्टर पॉइंटर ले रही है। अब कैरेक्टर पॉइंटर क्या होता है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। मान लो ये कैरेक्टर पॉइंटर ले रही है और आप लोग अभी कैरेक्टर पॉइंटर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं आपको एक सिंपल यूज़ बताना चाहता हूँ ये चीज़ करके। अब आप लोगों को पॉइंटर के बारे में बताया नहीं, मैं यूज़ करने लग गया पॉइंटर्स, तो आप लोग टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर मान लो मुझे कुछ ऐसा करना होता है, बार बार प्रिंट एफ लिखना होता है और उसमें मुझे कुछ प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ %s जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और \n। ठीक है, मान लो मुझे कुछ ऐसे लिखना होता है और मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मैं कैर 1 कर देता हूँ। कैर जो है रिजर्व कीवर्ड है सी में, तो रिजर्व कीवर्ड के नाम का भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू प्रिंट और इसको रन करता हूँ, तो ये देखो हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो भी स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करता था पहले, उसमें मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ न्यू प्रिंट लिखना है और उसको डाल देना है, सिंपली एज सिंपल एज दैट। न्यू प्रिंट लिखूंगा और क्या होगा, मेरा एक \n भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली बनाया आप लोगों के लिए। मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ और लिख देता हूँ, दी वैल्यू इज़, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। तो मान लो मुझे कुछ ऐसा प्रिंट चाहिए जो कि कुछ इस तरह प्रिंट करता है। तो वैल्यू इज़ पहले प्रिंट करता है, उसके बाद जो भी मैं देता हूँ वो प्रिंट करता है। F2 दबाता हूँ और टर्मिनल को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो तो वैल्यू इज़ हेलो वर्ड प्रिंट आ गया, उसके बाद एक \n आ गया। ठीक है, मान लो फॉर सम रीज़न मैं 5-6 और \n देना चाहता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है \n तो मैं देना चाहता हूँ। तो ये देखो मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो कैर स्टार लिख के मैं सिंपली एक स्ट्रिंग को मतलब बनाना चाहता था, तो कैर स्टार से भी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब मैं जो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो हमारा पहला फंक्शन होगा। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को फंक्शनैलिटी बताई है, तो अब जो मैं बताऊँगा आप लोगों को वो हमारा पहला फंक्शन होगा, इंट सम, इंट a, इंट b। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ a + b। तो यहाँ पर इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन इंटीजर टाइप को रिटर्न करता है और ये क्या करता है, सम कर देता है 2 इंटीजर्स को, a और b, इन दोनों को ये सम कर देता है। और मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू प्रिंट और मैं यहाँ पर एक स्पेस भी दे देता हूँ और मैं प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा यार। अब मैं न्यू प्रिंट का यूज़ नहीं करूँगा, प्रिंट एफ %d और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा सम 100 और 299, तो 399 आना चाहिए मेरा। F2 दबाया, यहाँ पर देखो 399 आ गया। तो अगर मान लो ऐसी 10 जगह मुझे सम करना है 2 नंबर को, तो मैं कुछ इस तरह बना सकता हूँ अपना सम फंक्शन। अब मान लो मुझे एवरेज करना है, ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी करके एवरेज लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा a + b / 2। इस तरह मैं ब्रैकेट लगा लूँगा सेफ रहने के लिए। और अब मैं यहाँ पर इसको एवरेज लिखूंगा, सम यहाँ लिखा था तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा एवरेज और यहाँ पर लिख दूंगा दी एवरेजेस ऑफ 100 and 299 इज, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो भी मेरा एवरेज है वो। टी लिखा मैंने, कंट्रोल एस किया, F2 दबाया और ये देखो एवरेज ऑफ 100 and 299 इज 199। तो इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो ये एक इशू है यार। मैं कहूँगा एवरेज तो इन दोनों नंबर का गलत है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट बनाऊंगा इसको, इन दोनों को भी एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्लोट और मेरा रिटर्न वैल्यू भी फिर फ्लोट हो जाएगी। अब मैं अगर इसको भी रन करूँगा तो ये देखो एवरेज ऑफ 100 and 299 इज 0।
तो यार मुझे यहाँ पर करना क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसको अपने फ्लोट बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, परसेंटेज एफ कर दूंगा इसको और अब F2 दबाऊंगा तो देखो ये 199.5 जो कि सही एवरेज है इन दोनों नंबर्स का वो आ गया है। तो यार मैं आशा करता हूँ कि फंक्शंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आप लोग फंक्शंस कुछ कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं जिसमें आप लोग एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, फंक्शंस के अंदर इफ एल्स कंडीशंस डाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये फंक्शन के अपने वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो आप लोग इन वेरिएबल्स को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम में। तो एक ही वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दी तो एक ही वैल्यू मेरी मेन फंक्शन में वही रहेगी क्योंकि उसका स्कोप लोकल है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, जब तक कि मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाता हूँ तब तक ये जो वेरिएबल्स हैं ये लोकल रहेंगे और अपने अपने फंक्शन के वेरिएबल्स अपने रहेंगे। तो ये होता है हमारा फंक्शन। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्कोप रूल्स की, और ये स्कोप रूल्स क्या होते हैं सी में। तो देखो अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, तो वो जो वेरिएबल होता है वो उसका स्कोप होता है वो फंक्शन सिर्फ। और हम लोग अगर चाहते हैं एक ऐसा वेरिएबल बनाना जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहे तो हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसको अपने प्रोग्राम के टॉप में इंक्लूड करें। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंट ग्लो इज इक्वल टू 76 बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ग्लो नाम का वेरिएबल बना दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ग्लो इज। तो मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ ग्लो इज परसेंटेज डी और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा GLO। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, F2 दबाया मैंने, तो यहाँ पर देखो ग्लो मेरा क्या आएगा, तो ग्लो इज 76 आ गया। ठीक है, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, F2 दबाता हूँ, ग्लो इज 76। लेकिन अगर यहीं पर मैंने ग्लो इज इक्वल टू 87 नाम का एक दूसरा वेरिएबल बना दिया, यानी कि लोकल भी बना दिया और ग्लोबल भी बना दिया, तब देखो क्या होगा। जो लोकल वेरिएबल है उसने क्या किया, उसने प्रेफरेंस ले ली, उसने कहा कि भाई 87 है अभी ग्लोबल, सॉरी ग्लो वेरिएबल है इसका, इसकी वैल्यू। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन से पूछा जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में कि लोकल और ग्लोबल में से कौन प्रेसिडेंस लेता है। तो किसी भी फंक्शन में लोकल वेरिएबल बना हुआ है तो वो प्रेसिडेंस लेगा, और ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो अगर है अगर कोई लोकल वेरिएबल नहीं है उस ग्लोबल वेरिएबल के नाम का, तब उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यार इसको मैं भी जल्दी से कमेंट आउट कर दूंगा। और अब हम लोग बात करेंगे एरेज की। अब ये एरेज क्या होता है, एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमको सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने में मदद करता है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मान लो मुझे 10 नंबर